हेलो स्टूडेंट, आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या मुझसे जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्टिंग क्विज तथा अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा प्राप्त होगी। अर्थात आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। लेकिन यह सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे। अर्थात अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना आपके लिए जरूरी है। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और मैं पिछले 20 वर्षों से यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं। मेरी पढ़ाई में लगभग 100 से अधिक बच्चों का आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है। मैं आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और सोशल जस्टिस पढ़ाऊंगा आपको मैं। इस अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इंडिया के बेहतरीन टीचर जुड़े हुए हैं, जैसे रोमन सैनी, मृणाल पटेल, प्रकाश कुमार, आयुष संघवी, आशीष मलिक। इस पर ज्यादातर कोर्स है हिस्ट्री, एनवायरमेंट, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, गवर्नेंस की सुविधा उपलब्ध है। अब सोचो जरा आप, इस पर हम बात करें दो तरह के कोर्स, एक प्लस और दूसरा आइकॉनिक की सुविधा उपलब्ध है। प्लस और आइकॉनिक की बात करें, यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक की बात करें, आइकॉनिक की फीस प्लस से ज्यादा है, क्योंकि आइकॉनिक में पर्सनल कोच, डेली बेंच क्विज, आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर की सुविधा मिलती है। और यदि आप यहां निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ऑप्शनल कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध है। पर यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब सोचो जरा, अब हम बात करें चीजें। पिछली क्लास में बात करें थे इन्फ्लेशन। मैंने आपसे क्या कहा, जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूं उससे कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं, ये सब कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको। और डिस्कशन करने का उद्देश्य यही है कि यहां से कुछ भी पूछा जाए आप करने में सक्षम रहो। मैं कोशिश यही कर रहा हूं। मैं आते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पर। देखो, आप कल मैंने ये कहा था इन्फ्लेशन की माप कैसे की जाती है। आप पढ़ तो लेते हो, पर क्या आपसे प्रश्न बनता है? प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। और यही चीज आपको मैं सिखाना चाहता हूं कि यदि प्रश्न यह पूछा जाता है तो हमारा आंसर कैसे चलेगा, हम कैसे सही करेंगे। क्वेश्चन को देखो आप, एक क्वेश्चन सिंपल चीज है। निम्न में से सत्य है। निम्न में से सत्य है। फर्स्ट विकल्प को देखो आप, सीपीआई की हम बात करें और डब्ल्यूपीआई की बात करें, हमेशा ध्यान दो, डब्ल्यूपीआई से सही तरीके से सही तरीके से मुद्रास्फीति की गणना
हमेशा WPI से सही तरीके से मुद्रास्फीति की गणना नहीं हो पाती है। क्योंकि हमेशा ध्यान दो, रीजन क्या है? क्योंकि मुद्रास्फीति, क्योंकि WPI में सेवाएं शामिल नहीं है। देखो आप, क्या गलत है और क्या सही है। हमेशा नंबर बी की बात करें, WPI की अपेक्षा CPI से मुद्रास्फीति की गणना सही तरीके से होती है। क्योंकि CPI का जो आधार वर्ष है वर्ष गतिशील होता है। हम नंबर थर्ड की बात करें, हमेशा WPI से सही तरीके से मुद्रास्फीति की गणना नहीं हो पाती, क्योंकि WPI में सेवाएं शामिल नहीं है। नंबर दो, WPI की अपेक्षा CPI से मुद्रास्फीति की गणना सही तरीके से होती है, क्योंकि CPI का जो आधार वर्ष है वह गतिशील होता है। तीसरी चीज ये कहा जाए, CPI में केवल परिवहन शुल्क शामिल होता है। केवल परिवहन हमेशा, ये थर्ड की बात करें। अगली चीज देखा जाए, पहली बात ध्यान दो, CPI के आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण होता है। हमेशा ध्यान दो, ये चार, फर्स्ट, WPI से सही तरीके से मुद्रास्फीति की गणना नहीं हो पाती, क्योंकि WPI में सेवाएं शामिल नहीं है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, सेवाएं शामिल नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, सही बात है। WPI सही तरीके से मुद्रास्फीति की गणना नहीं कर पाता, क्योंकि WPI में सेवाएं शामिल नहीं होती, जबकि आम जनता का जो सामना है कई बार सेवाओं से होता है। हम लोग कल बात कर रहे थे, एक व्यक्ति अपनी इनकम का बड़ा सा भाग सेवाओं पर खर्च करता है, जैसे वो रूम रेंट देता है, डॉक्टर की फीस चुकाता है, स्कूल की फीस देता हुआ। मतलब जितना इनकम जनरेट करता है
उसका 50% क्या करता हुआ सर्विसेज में खर्च कर देता है। सोचो आप। दूसरे WPI की अपेक्षा CPI से मुद्रा स्फीति की गणना सही तरीके से होती है, क्योंकि CPI का आधार वर्ष गतिशील होता है। ये देखो, CPI से क्या होता है, मुद्रा स्फीति गणना सही तरीके से होती है क्योंकि CPI का जो आधार वर्ष गतिशील होता है। ये सेंटेंस गलत है। CPI से मुद्रा स्फीति की सही गणना इसलिए होती है क्योंकि CPI में सेवाएं शामिल है। तो ये विकल्प हमारा गलत हो गया। ये UPSC का क्वेश्चन है। तीसरी चीज, CPI में केवल परिवहन शुल्क शामिल होता है। केवल परिवहन शुल्क शामिल नहीं होता है, ये गलत है। यदि ये होता कि परिवहन शुल्क भी शामिल है तो मेरा आंसर सही हो जाता, पर केवल शब्द है, केवल परिवहन शुल्क शामिल नहीं होता है, अन्य सेवाएं भी इसमें शामिल होती हैं। हमारे ये विकल्प गलत। अगला, CPI के आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण होता है। ये विकल्प बिल्कुल सही है। अर्थात ये चीज देखो आप, इस रूप में आपका चलेगा आंसर। अब हम बात करते हैं CPI की। जब बात उठी थी तो हमेशा ध्यान दो, 2010 में उर्जित पटेल कमेटी ने न्यू CPI के कॉन्सेप्ट दिया था। हम लोग जो CPI की बात कर रहे थे तो हमेशा ध्यान दो, CPI लेकिन 2010 में न्यू CPI का कॉन्सेप्ट आया। हमेशा ध्यान दो, हम न्यू CPI की बात करें, ये जो न्यू CPI है उर्जित पटेल समिति ने दिया था। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो न्यू CPI का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट दिया था उर्जित पटेल कमेटी ने दिया था, और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था सन 2010 में दिया था। हमेशा ध्यान दो, ये जो न्यू CPI है इसके दो भाग हैं। कहा गया था CPI फॉर रूरल, मतलब ग्रामीण, और दूसरी चीज बात करें CPI फॉर अर्बन, मतलब शहरी। हमेशा ध्यान दो इस बात को, दो चीज होती है, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल और दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन की बात करें हम लोग, ग्रामीण, और हम बात करें शहरी की। होता क्या है, इसमें पूरे इंडिया के जितने गांव हैं, प्रत्येक राज्य या संघ शासित क्षेत्र में सूचकांक की गणना की जाती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसमें होता क्या है, पहली चीज देखो आप, इसमें क्या होता है, प्रत्येक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की गणना होगी। CPI फॉर अर्बन में क्या होता है, शहरी क्षेत्र में मुद्रा स्फीति की हम गणना की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, न्यू CPI फॉर रूरल, CPI फॉर अर्बन, प्रत्येक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की गणना।
यहां सारे क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। अब सोचो जरा, जब ये गणना की जाएगी तो इसके आधार पर क्या होगा? मिलाकर राष्ट्रीय आधार पर, हमेशा राष्ट्रीय आधार पर गणना होगी, ग्रामीण स्तर पर गणना, और इसमें क्या होगा? शहरी आधार पर। मतलब यदि सीपीआई अर्बन की बात करें, हम इसके आधार पर क्या करेंगे? सारे राज्य और संघ शासित क्षेत्रों को मिलाने के बाद, हमेशा ध्यान दें इस बात को, हम राष्ट्रीय आधार पर क्या करेंगे? इसके आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण के आधार पर हम इन्फ्लेशन को काउंट करेंगे, और इसके आधार पर क्या होगा? राष्ट्रीय हम गणना करेंगे। इन दोनों को मिलाकर हम क्या करेंगे? हम कंपोजिट बनाएंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर कंपोजिट। हमेशा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर कंपोजिट की बात करेंगे हम लोग। न्यू सीपीआई उर्जित पटेल समिति द्वारा किया गया, 2010 में दिया गया था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन की बात करें। प्रत्येक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की गणना की जाएगी। ये होता है न्यू सीपीआई की बात करें हम लोग। ये सुझाव दिया था किसने? उर्जित पटेल कमेटी ने दिया था। इसकी जो गणना है पोस्ट ऑफिस द्वारा होगी। इसकी जो गणना है पोस्ट ऑफिस द्वारा हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसकी जो गणना होगी एनएसएस द्वारा होगी। हम दोनों को मिला देंगे। जब दोनों को मिलाएंगे तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, एक बनेगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर कंपोजिट की बात करें हम लोग, ये बन जाएगा। अब हम बात करें, ये चल ही रहा था तो न्यू सीपीआई 2015 में क्या एक सुझाव आया। अब देखो, जब बातें चल रही थी तो न्यू सीपीआई की बात करें हम लोग, हमेशा जब न्यू सीपीआई की हम बात करेंगे, एक बात ध्यान दो, 2015 में सुझाव आया हमेशा 2015 में सुझाव आया। इस आधार वर्ष 2012 इसका, इसका जो आधार वर्ष है वो 2012 है। तीसरी देखा जाए, इन्फ्लेशन टारगेटिंग मुद्रास्फीति लक्ष्य की वकालत करता है। लक्षित मुद्रा की वकालत करता है। ये कितना होगा? 2 से लेकर 6%। ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करता है। अंत में देखा जाए, सीपीआई फॉर कंपोजिट हेडलाइन इन्फ्लेशन के रूप में स्वीकार। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर कंपोजिट हेडलाइन, मतलब ये कहा जाता है, इसे मान के चले गए, हेडलाइन इन्फ्लेशन के रूप में स्वीकार है। यह मुद्रा
एक चीज सोचो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर कंपोजिट की बात करेंगे। ये चल रहा है 2015 में सुझाव आया, इसका बेस ईयर 2012 है। ये कहा जाता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करता है। इसकी वकालत, इसका जो रेंज है 2 से लेकर 6% है। कम अब ध्यान देने इस बात को, ये जो न्यू सीपीआई है 2015 में सुझाव, इसका बेस ईयर 2012 है। टारगेटिंग इन्फ्लेशन की बात करता है 2 से 6%। और एक चीज देखो आप, सीपीआई कंपोजिट हेडलाइन मुद्रास्फीति के रूप में यह स्वीकार है। हमेशा ध्यान दो, इसमें शामिल मदों को 6 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 खाद्य पेय, नंबर 2 पान तंबाकू नशीला पदार्थ, नंबर 3 हम आवास की बात करें, नंबर 4 ईंधन और ऊर्जा की बात करें, नंबर 5 कपड़े जूते की बात करें, नंबर 6 हम विविध की बात करें। ये चीजें इसमें क्या है, शामिल है। मतलब सीपीआई की कमियों को दूर करने के लिए न्यू सीपीआई आया। अब एक चीज ध्यान दो, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, इसके 6 देखो कितने, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, नंबर 2 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर, नंबर 3 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर, नंबर 4 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। ये है हमारा गुड। अब देखो डब्ल्यूपीआई की कमियों को दूर करने के लिए पीपीआई आया। प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स की बात करें, दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है। फिर मैंने क्या कहा, डब्ल्यूपीआई की बात करें हम लोग, पीआई की कमियों को दूर करने के लिए
कमियों को दूर करने के लिए पीपीआई लाया गया। हमेशा ध्यान दो इस बात को, हमेशा ध्यान दो, डब्ल्यूपीआई की कमियों को दूर करने के लिए पीपीआई लाया गया। प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स की बात करें हम लोग, इससे लाया गया प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स की हम बात करें। एक बात ध्यान देने इस बात को, प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स लाया गया, डब्ल्यूपीआई की कमियों को दूर करने के लिए पीपीआई लाया गया। अब पीपीआई और डब्ल्यूपीआई में बेसिक डिफरेंट क्या है? यदि हम बात करें, ये डब्ल्यूपीआई है और ये पीपीआई है, दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है? हम बेसिक डिफरेंट की बात करें दोनों में तो ध्यान देना, डब्ल्यूपीआई में क्या, थोक मूल्य प्लस आयातित मूल्य भी शामिल है। थोक प्लस मूल्य भी शामिल है। हमेशा ध्यान दो, लेकिन पीपीआई में क्या होता है, केवल थोक मूल्य शामिल है। नंबर 2 की बात करें, देखो आप, इसमें सेवाएं शामिल नहीं है। देखो ध्यान से, इसमें सेवाएं शामिल है, सेवाएं शामिल नहीं है, इसमें सेवाएं शामिल है। तीसरी चीज, भविष्य में होने वाले अनुबंध मूल्य को शामिल करता है। भविष्य में होने वाले अनुबंध हमेशा ध्यान दो, भविष्य में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज को क्या करता है, यह शामिल करता है। इसमें शामिल नहीं है। हम नंबर 4 की बात करें, देखो, आधार वर्ष स्थिर है। इसमें क्या है, आधार वर्ष गतिशील है। ध्यान से समझो इस बात को, ये डब्ल्यूपीआई पीपीआई में बेसिक डिफरेंट ये है, डब्ल्यूपीआई में थोक मूल्य प्लस आयातित मूल्य शामिल, पीपीआई में केवल थोक मूल्य शामिल है। नंबर 2, इसमें सेवाएं शामिल नहीं है, इसमें सेवाएं शामिल है। नंबर 3, भविष्य में होने वाले अनुबंध मूल्य को शामिल करता है, जबकि पीपीआई शामिल नहीं करता। हमेशा ध्यान दो, इसका जो बेस ईयर स्थिर होता है, उसका आधार वर्ष है वो गतिशील होता है। ये डब्ल्यूपीआई सीपीआई में बेसिक डिफरेंट है। पर एक प्रश्न उठा, जब इन्फ्लेशन की हम बात करने लगे तो एक फिलिप्स कर्व आया, इन्फ्लेशन के
संदर्भ में एक कर्व आया जिसका नाम है फिलिप्स कर्व। हमेशा ध्यान दो, एक शब्द है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व ये करता क्या है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में विपरीत संबंध है, यह बताता है फिलिप्स कर्व। इसके अनुसार स्फीति में विपरीत संबंध होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह फिलिप्स कर्व है। और फिलिप्स ने क्या कहा? फिलिप्स ने यह कहा हमेशा ध्यान दो, फिलिप्स ने क्या कहा? फिलिप्स ने यह कहा कि बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति में एक विपरीत संबंध है। हमेशा यदि बेरोजगारी मुद्रास्फीति में एक विपरीत संबंध की आपने बात कर दी, कैसे प्रूफ करता है? इसका मतलब यह है, हम ये यदि कहें, इसका मतलब यह है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर बेरोजगारी अनियंत्रित हो जाएगी। तथा बेरोजगारी को नियंत्रित करने पर मुद्रास्फीति अनियंत्रित हो जाएगी। अनियंत्रित हो जाएगी। हमेशा ध्यान दो, ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, दोनों में एक अपोजिट रिलेशन है। अपोजिट रिलेशन का मतलब ये है कि यदि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करेंगे तो बेरोजगारी अनियंत्रित हो जाएगी। बेरोजगारी को यदि हम कंट्रोल करेंगे तो मुद्रास्फीति क्या होगी? अनियंत्रित हो जाएगी। हम ये कैसे कह सकते हैं? हम किस आधार पर कह सकते हैं? इसका अर्थ ये कि यदि आप बेरोजगारी को कंट्रोल करते हो, बेरोजगारी को कंट्रोल करते हो तो मुद्रास्फीति अनियंत्रित हो जाएगी। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करते हो तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी? अनियंत्रित हो जाएगी। प्रश्न ये कैसे कहा जा सकता कि दोनों में ऐसा रिलेशन है? हम ये बात कहाँ कैसे सकते हैं? प्रश्न ये उठा। तो देखो आप, यदि इसकी हम बात करें तो एक डायग्राम में बनाता हूं कि कैसे। देखो आप, यदि डायग्राम की बात की जाए तो डायग्राम आपका इस तरह बनेगा। यह है बेरोजगारी दर और यह है मुद्रास्फीति। और ये है
हम मुद्रास्फीति की बात करें, दोनों में रिलेशन देखो, डायग्राम इस तरह बनता है। यदि मुद्रास्फीति देखो आप, मुद्रास्फीति यहां है तो बेरोजगारी यहां है। यदि आप बेरोजगारी को यहां करते हो, मुद्रास्फीति यहां बढ़ गई। यदि बेरोजगारी ये है तो फिर यदि बेरोजगारी ये है, सोचो आप, ये मुद्रास्फीति, तो दोनों में क्या कमाल का रिलेशन है। यदि हम बेरोजगारी को कंट्रोल करते हैं तो मुद्रास्फीति अनकंट्रोल हो जाएगी। सिंपल चीजें देखो आप, यदि मान लिया जाए ये बेरोजगारी का रेट है 1%, 2%, 3%, 4%, मुद्रास्फीति है 5%, 10%, 15% और 20%, मान लिया जाए। तो डायग्राम देखो आप, यदि इन्फ्लेशन को रखते हो 5%, बेरोजगारी बढ़ के होगी 4%। बेरोजगारी को करते हो 1%, तो मुद्रास्फीति बढ़ के हो जाएगी 20%। इसका मतलब ये है, यदि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करते हो तो बेरोजगारी अनियंत्रित हो गई। यदि बेरोजगारी को 1% लाते हो तो मुद्रास्फीति अनियंत्रित हो गई। यही है विपरीत संबंध। ये होता कैसे है? हम किस आधार पर कह सकते हैं कि बेरोजगारी को कंट्रोल करने पर मुद्रास्फीति अनियंत्रित हो जाएगी? ये कैसे कहा जा सकता? हम किस आधार पर कह सकते हैं? हमेशा ध्यान दो इस बात को। जब हम बात करेंगे तो कैसे, देखो आप, सिंपल चीजें देखो आप। बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए रोजगार का सृजन आवश्यक। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए औद्योगिकरण आवश्यक। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसके लिए क्या होगा? निवेश आवश्यक। यह तभी संभव जब पूंजी सस्ती हो। इसके लिए ब्याज दर को कम करना आवश्यक। अब देखो आप, पूंजी सस्ती होगी यदि सस्ती हुई तो बैंक से ली जाने वाली उधारियों की
मात्रा में वृद्धि। इससे क्या होगा? ये बात हमेशा ध्यान दें इस बात को। फिलिप्स ने क्या कहा कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में एक विपरीत संबंध होता है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में एक विपरीत संबंध होता है। यदि बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए, इस बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए रोजगार का सृजन आवश्यक है। आज जब रोजगार का सृजन, इसके लिए क्या जरूरी है? औद्योगिकरण आवश्यक है। उद्योग लगाना जरूरी है। सोचो, इसके लिए निवेश जरूरी है, निवेश आवश्यक। और यह तभी संभव जब पूंजी सस्ती हो। अब पूंजी सस्ती तभी होगी जब ब्याज दर कम करना आवश्यक हो। अर्थात जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो पूंजी सस्ती हो जाएगी। जब पूंजी सस्ती होगी तो निवेश ज्यादा होगा। निवेश होगा तो औद्योगिकरण होगा। औद्योगिकरण होगा तो रोजगार का क्या होगा? सृजन होगा। बेरोजगारी दूर हो जाएगी। ये बात हमेशा ध्यान दें इस बात को। लेकिन यदि पूंजी सस्ती हुई तो बैंक से ली जाने वाली उधारियों की मांग में मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। इससे क्या होगा? मांग में अत्यधिक वृद्धि, इससे मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यदि आप बेरोजगारी को कंट्रोल करते हो तो मुद्रास्फीति अनियंत्रित हो जाएगी। हम इसको इस तरह बना सकते हैं कि मान लिया जाए, हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो आप, ब्याज दर कम, जब ब्याज दर कम करोगे पूंजी सस्ती, जब पूंजी सस्ती होगी निवेश ज्यादा, निवेश ज्यादा होगा औद्योगिकरण ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, तो होगा क्या? कमी। देखो कैसे साइकिल चल रहा है। लेकिन जब ब्याज दर जब कम होगा तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, उधार की मांग ज्यादा, यदि ज्यादा हुआ तो बाजार में यदि बाजार में मांग में वृद्धि हुई स्वाभाविक है हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये साइकिल चलेगी। देखो आप कैसे दोनों साइकिल आपस में जुड़ गया। ब्याज दर कम होगी तो पूंजी सस्ती होगी,
सस्ती होगी तो निवेश ज़्यादा होगा, निवेश ज़्यादा होगा तो औद्योगिकरण ज़्यादा, रोजगार का सृजन, बेरोजगारी में कमी आएगी। लेकिन जब ब्याज दर कम करोगे तो उधार की मांग ज़्यादा होगी बैंक से। ये क्या होगा, बाजार में मांग में वृद्धि कर देगा, इससे कीमतों में वृद्धि होगी, इन्फ्लेशन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये साइकिल लगातार क्या होता है, चलता रहता है। अब यदि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करते हो तो बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब एक चीज देखो, आप यदि हम ये कहें कि मुद्रास्फीति को, मतलब देखो आप मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने से बेरोजगारी अनियंत्रित हो जाएगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यदि अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हो तो जो बेरोजगारी है वो अनियंत्रित हो जाएगी। आखिर रीजन क्या है, ये अनियंत्रित क्यों होगी, क्या रीजन है? तो एक तो ध्यान दो कैसे अनियंत्रित होगी। देखो आप, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए दो काम करना होगा। हमेशा याद इस बात को, एक तो मांग में कमी लानी होगी। जैसे हम फिलिप्स की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, फिलिप्स ने मांग में लानी होगी। अब डिमांड कम करना होगा, इसके लिए लोगों के पास पैसे का हमेशा ध्यान दो, मांग में कमी लानी होगी, इसके लिए लोगों के पास पैसे का कम होना आवश्यक है। हमेशा यह तभी संभव जब हमेशा उधार उच्च ब्याज दर पर प्राप्त हो। अर्थात पूंजी महंगी हो। लेकिन क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, हमेशा परिणामतः निवेश महंगा, परिणामतः निवेश गिर जाएगा। यदि निवेश गिरा, औद्योगिकरण कम,
कम हुआ तो बेरोजगारी में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। साइकिल को देखो आप, यदि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हो तो डिमांड को कम करना होगा। आखिर कीमतों में वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। यदि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हो तो मांग में कमी लानी होगी। मांग में कमी लाओगे तो लोगों के पास पैसे का कम होना आवश्यक है। यह तभी संभव जब उच्च ब्याज दर पर उधार प्राप्त हो। अब ब्याज दर बढ़ा दो, अर्थात पूंजी महंगी हो। यदि ऐसा हुआ तो निवेश गिर जाएगा। निवेश गिरा तो औद्योगिकरण कम, ये कम हुआ तो बेरोजगारी में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। जैसे हम इसको इस तरह कह सकते हैं, हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम कैसे करेंगे? जैसे साइकिल को देखो आप, हमेशा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना आपको। इसके लिए क्या करना होगा? मांग को कम करना जरूरी है। मांग कम तभी होगी जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। पैसे तभी नहीं होंगे जब बैंक उच्च ब्याज दर पर उधार दे, अर्थात आसानी से उधार ना दे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। लेकिन जब उच्च ब्याज दर पर उधार देगा तो पूंजी महंगी हो जाएगी। महंगी हुई तो लोग निवेश करना बंद कर देंगे। निवेश बंद हुआ तो औद्योगिकरण नहीं, उद्योग नहीं लगेंगे तो रोजगार का सृजन नहीं होगा। बेरोजगारी बढ़ेगी। अब बेरोजगारी बढ़ेगी तो किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होगी? हमेशा ध्यान दो इस बात को। हमेशा फिर एक प्रश्न उठा कि ये तो मुद्रास्फीति की माप की बात होगी। अब एक प्रश्न, हम मुद्रास्फीति को कंट्रोल कैसे करते हैं? दो बातें होती हैं। एक तो सप्लाई बढ़ा दें और दूसरी तरफ क्या करें हम लोग? कंट्रोल करने का तरीका क्या हमारा? यदि हम बात करें कंट्रोल करने का तरीका, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे किया जाए? मुझे इन्फ्लेशन को क्या करना है? कंट्रोल करना है। और इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होगा? हम क्या करें हमारा जो इन्फ्लेशन है वो नियंत्रित हो जाए? हमेशा ध्यान दो, यदि मुझे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, कुछ नई पॉलिसी, जैसे दो काम करना होगा। एक तो करना आवश्यक, या हम ये कहें के लिए दो काम करना होगा। आपूर्ति में वृद्धि आवश्यक। आपूर्ति में वृद्धि आवश्यक है। इसके लिए क्या होगा? उत्पादन को हमेशा ध्यान दो इस बात को। आपूर्ति में वृद्धि आवश्यक है। इसके लिए उत्पादन को प्रोत्साहित करना होगा। इसके लिए क्या होगा? हमेशा देनी होगी।
हमेशा ध्यान दें इस बात को। मैंने क्या कहा आपसे, आपूर्ति में वृद्धि आवश्यक, इसके लिए उत्पादन को प्रोत्साहित करना होगा, उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि देनी होगी। दूसरी चीज क्या करना होगा, मांग में कमी लानी होगी। मांग में कमी लाने के लिए दो बातें होगी, आपूर्तिक मुद्रा की तरलता कम कर दिया जाए, कि तरलता में कमी आवश्यक है। हमेशा मांग में कमी लानी होगी, इसके लिए मुद्रा की तरलता में कमी आवश्यक है। और दूसरी तरफ क्या होगा, लोगों की बचत को कम करने के लिए आवश्यक है। हमेशा ध्यान देना इस बात को, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या करना होगा। पहली चीज, आपूर्ति में वृद्धि आवश्यक है, इसके लिए उत्पादन को प्रोत्साहित करना होगा, उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि देनी होगी। दूसरी बात, मांग में कमी लानी होगी, इसके लिए मुद्रा की तरलता में कमी आवश्यक है। नंबर दो, लोगों की बचत को कम करने के लिए कर की दर में वृद्धि करनी होगी। पर एक चीज सोचो जरा, वृद्धि करनी तो होगी, लेकिन ये होगा कैसे? तो दो चीज, हम बैंक दर को बढ़ा देंगे, इसके लिए क्या होता है, लिए मौद्रिक नीति का सहारा, इसके लिए क्या है, राजकोषीय नीति का सहारा लेना होगा। हमेशा ये जो फिजिकल पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी को प्रमोट करना होगा। जैसे मान लिया जाए बाजार में पैसे की कमी हो गई, अब बैंक ने ब्याज दर बढ़ा दिया। यदि बैंक ब्याज दर बढ़ा देगा तो लोग बैंक से उधार नहीं ले पाएंगे। अब देखो आप, जब लोग बैंक से उधार नहीं लेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो लोग बाजार में डिमांड नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब बाजार में डिमांड नहीं होगी तो मांग में कमी आएगी, मांग में कमी आ जाएगी तो स्वाभाविक इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा। तो एक तरफ आपने डिमांड को कम कर दिया और दूसरी तरफ सप्लाई को बढ़ा दिया आपने। फॉर एग्जाम्पल, अभी कल परसों की न्यूज है कि दुनिया के तेल उत्पादक देश ओपेक ने क्या किया है, तेल उत्पादन में कटौती की बात किया है। प्रतिदिन 90 से 95 लाख बैरल तेल का उत्पादन कम होगा। अर्थात जब तेल का उत्पादन गिरेगा तो तेल की सप्लाई गिर जाएगी, पर डिमांड तो उसी तरह है। जब सप्लाई गिरी और उस अनुपात में डिमांड बनी रही तो तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसलिए यह कहा गया था कि तेल उत्पादक देशों ने तेल की कीमतों को बढ़ा, तेल के उत्पादन को कम करके एक तरह से विश्व की अर्थव्यवस्था को सुधारने का अवसर नहीं दिया। यह कहा जाता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, क्योंकि कोरोना काल में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, पूरे विश्व की इकोनॉमी पर उसका प्रभाव दिखा है, पूरे विश्व में डिमांड गिरी है, बेरोजगारी में वृद्धि हुई है, सामाजिक अपराध बढ़ा है। उसे क्या करना होगा, आप डिमांड को क्रिएट करना होगा, और यह तभी होगा जब ऊर्जा की लागत कम हो। ऊर्जा की लागत कम तभी होगी
जब दुनिया के तेल उत्पादक देश तेल के उत्पादन को बढ़ाते रहे, क्योंकि जब तेल का उत्पादन बढ़ेगा तो ऑयल सप्लाई बढ़ जाएगी। जब तेल की आपूर्ति बढ़ेगी तो उसका परिणाम क्या होगा? तेल की सप्लाई बढ़ने से बाजार में क्या प्रभाव पड़ेगा? हमेशा ध्यान दो, सप्लाई बढ़ने से क्या होगा? तेल की कीमतें गिर जाएंगी। तेल की कीमतें गिरी तो स्वाभाविक है तेल सस्ता होगा, ऊर्जा की लागत कम होगी, वस्तु के उत्पादन में उत्पादन लागत कम होगा। यदि प्रोडक्शन कास्ट कम होगा तो स्वाभाविक है उत्पाद सस्ता होगा। यदि उत्पाद सस्ता हुआ तो विश्व बाजार में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यह बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली चीज देखो आप, लेकिन ओपेक देशों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपोर्टिंग पेट्रोलियम कंट्रीज, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात करें हम लोग, ओपेक शब्द है, पूरी बात ध्यान देने इस बात को। जैसे मैंने ये कहा, ये शब्द है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात करें, ये जो ओपेक है इन्होंने मिल करके तेल के उत्पादन में कटौती की बात किया है। लगभग 90 लाख बैरल तेल का उत्पादन ये देश गिराएंगे। सोचो आप, जब तेल का उत्पादन जब ये लोग कम करेंगे, पूरी बात देखो, जब ये लोग तेल का उत्पादन कम करेंगे तो स्वाभाविक है तेल की सप्लाई गिरेगी, डिमांड उसी तरह है। डिमांड ज्यादा है, तेल की सप्लाई गिर गई तो तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। तेल की कीमतें बढ़ी तो स्वाभाविक है ऊर्जा की लागत बढ़ जाएगी। ऊर्जा की लागत बढ़ेगी तो मैंने ये कहा ओपेक ने क्या निर्णय लिया है? तेल उत्पादन में गिरावट। इससे क्या होगा? विश्व बाजार में तेल की आपूर्ति बाधित होगी। इससे क्या होगा? जब तेल की आपूर्ति बाधित होगी तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी। और जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो स्वाभाविक है ऊर्जा की जब ऊर्जा की लागत में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है उत्पादन लागत जब उत्पादन लागत बढ़ेगा इसका मतलब ये है मुद्रास्फीति में वृद्धि। ये बात ध्यान दो इस बात को, ये जो ओपेक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात करें, इन्होंने ये निर्णय लिया कि तेल उत्पादन में कमी करेंगे। ये इससे विश्व बाजार में तेल की आपूर्ति बाधित होगी, तेल की कीमतों में वृद्धि होगी, ऊर्जा की लागत में वृद्धि होगी, उत्पादन लागत बढ़ जाएगा। यदि उत्पादन लागत बढ़ेगी तो कीमतों में वृद्धि होगी, परिणामतः मुद्रास्फीति में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह चलेगा आपका इस रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। बातें करें टी। अब देखो आप, शेष बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
यदि निश्चित के रेफरल कोड का उपयोग करते हो तो आपको 10% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। शेष बातें करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।